लाइव देखने के बाद मुझे ये वीडियो दिखा। तो इस वीडियो को जब मैं देख रहा था, इस वीडियो में जो एजेंडा मुझे क्या लगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार की तरह, अब चूंकि वो दोनों हथियार फेल हो गए, कन्हैया कुमार भी फुस हो गया, हार्दिक पटेल तो आपने देख लिया गुजरात में कैसी मौत मरा हो, मतलब उसकी पॉलिटिकल करियर कैसे, कांग्रेस ने उसे अध्यक्ष बना दिया और इसे खैरातियों ने तय किया। आप देखे होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पे एक समय में हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार खूब था। अब हम कुछ दिनों बाद देखेंगे कि ये लड़का चैनलों पे दिखेगा। अभी यूट्यूब पे बहुत लोकप्रिय है। इसका जो एकदम से देशज स्टाइल में जो पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत बढ़िया। आप देखिए, ये कह रहा है कि रोजगार दो और दो चीजें के श्लोक इसने पढ़ दिया कि मत छोड़ो युवाओं को, ये ऐसा इतिहास लिख देंगे, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। अब देखिए कि क्या है कि चूंकि ये जो वीडियो इसका है वो ना सिर्फ बच्चों में बल्कि पेरेंट्स बहुत तेजी में देख रहे हैं। आप सोचिए कि लगभग 70 लाख के आसपास इसके फॉलोअर्स हो चुके हुए हैं। साल भर के अंदर 70 लाख यदि फॉलोअर कोई हो गया तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ तो खासियत होगी, इस चीज को कतई इनकार नहीं किया सकता। लेकिन जिसकी खासियत होती है इस्तेमाल तो उसी का किया जाता है ना। क्यों बुरहान बानी का, क्यों बुरहान बानी में कुछ तो खासियत रही होगी ना। जेके अलग का जो सरगना था उसमें कुछ ना वो काबिल इंजीनियर था। ये ज्यादातर फिर ये कहना कि योग्यता, जिसमें योग्यता होती है, ये खैराती उसी को भुनाते हैं। आपको 70 के दशक को फिल्में याद होगी कि जितने डॉन होते थे अमिताभ बच्चन को कैसे इस्तेमाल करते थे। जब वो पॉलिश कर रहा होता है और जब उसे कोई एक डॉन, एक गुंडा जो है बड़ा, कोई बड़ी गाड़ी से आता है और विलेन उसे उस पे अपने जूते पे पॉलिश कराता है और उसे पैसे एक सिक्का फेंक करके देता है, वो उठाता है, कहता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता, है ना। और वो पॉपुलर है। उसके बाद में उसके इसी डायलॉग में वो समझता है कि अच्छा इस लड़के का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसे अपने डॉनगिरी में इस्तेमाल करता है। बाद में फिर वो आखिर कहता है कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। तो कहने का मतलब ये कि कैसे इस चीज को इस्तेमाल किया था ऐसे लोगों को। अब इसमें आप देखेंगे कि कहने के लिए लगेगा, आपको भी लगेगा मनीष जी बात तो ठीक ही कह रहा है, जॉब दो, बात तो ठीक ही कह रहा है, जॉब की तो कमी है। भाई जॉब की कमी तो हमेशा रही, और इतनी रही कि मुझे याद आता है कि जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे, जो मुझसे पहले, मुझे लगता है कि 90 के बाद एक बहुत 94 के बाद एक ट्रेमेंडस चेंज आया कि प्राइवेटाइजेशन आया, लोगों को जॉब हुआ। लेकिन उससे पहले कई पीढ़ी पूरी तरह से तबाह हो गई क्योंकि जॉब ही नहीं था। बैंक में, रेलवे में 1-2 वैकेंसी निकलते थे। मुझे याद है कि ग्रेजुएशन मैंने तो कभी किसी तरह का कंपटीशन की तैयारी उस ढंग से की नहीं, क्योंकि मेरा सरकारी नौकरी में मेरा कभी मतलब उस ढंग का कोई भरोसा नहीं था। मतलब ये एक कहते हैं ना कि एक रुझान जो है उस ढंग का नहीं था, क्योंकि ये लगता था कि 1-2 सीट के लिए यदि इस तरह की मारा मारी है तो उसमें करियर तबाह करना है। लेकिन बिहार और पूर्वी यूपी में आज भी क्या है कि जमीन बेच करके सरकारी नौकरी के लिए पूरा झोंक देना। तो ये जो नशा है, इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार का जो सबसे बड़ा बिजनेस है, बिहार का सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो कोचिंग है। और ये जो कोविड काल में सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ वो कोचिंग डैमेज हुआ। अब ये लड़का है तो यूपी का, लेकिन पटना में कोचिंग चलाता है, क्योंकि पटना जो है एक मंडी है कोचिंग सेंटर का। इसीलिए आप देखेंगे कि कोटा में बड़े पैमाने पे जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो सब मैक्सिमम जो है 60% जो बिहारी है। उसका कारण यह है कि बिहार के पास कोई विकल्प नहीं है। इसके पास यदि बिजनेस जो है, रोजगार तो सरकारी नौकरी, बैंक की नौकरी, रेलवे की नौकरी, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर करना, इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन जो बिजनेस है वो बिजनेस है कोचिंग। अब कोचिंग से बिजनेस कैसे चलता है? जो कोचिंग सेंटर है मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, सिविल सर्विस की तैयारी कराने का, रेलवे और बैंक की तैयारी करने का, ये खूब फल फूल रहे हैं। इसके साथ क्या होता है कि पटना में किराए पे मकान, स्टूडेंट बड़े पैमाने पे है, अब खाना बना करके खिलाने वाला, इन सब का भी को बिजनेस शुरू होता है। तो आखिर ये भी अपने आप में एक रोजगार है। लेकिन सवाल ये है कि ये कहता है कि रिलायंस के नाम पर ये नहीं चलना चाहिए, अंबानी के नाम पर ये नहीं चलना चाहिए, ये छोर क्यों है? आज जो तुम इतने बड़े यूट्यूबर हो गए हो, यदि आज मैं यदि आपके सामने में ये शो कर पा रहा हूं, इसलिए किस देश में 4G हुआ। अब एक मैं देख रहा था, चूंकि ये इतना बड़ा यूट्यूबर हो चुका हुआ है खान सर के नाम से, कि इसके नाम से बहुत लोग कमा रहे हैं। अब सोचिए इस चीज को, आप YouTube पे देखेंगे कि करीब दर्जनों ऐसे लोग हैं जो इसके वीडियो को, इसके बारे में चर्चा करके कमा रहे हैं। तो क्या ये रोजगार नहीं है? एक आदमी जो शो करता है, उसने इसके शो के बारे में लिखा कि ये इस आदमी के क्लासरूम, ओपन क्लासरूम में हजारों की संख्या में स्टूडेंट होते हैं।
उसके बाद इसने ऐप ये चला रखा और बहुत सस्ता में ये ऐप चला करके अपना जो खान सर जो जीएस के नाम से जनरल स्टडी की पढ़ाई इसने शुरू की और ये ऐप ये चलाता है। इसका ऐप इतना ज्यादा प्रेशर होता है इसके ऐप पे कि कई बार ऐप वो से बंद करना पड़ता है और वो मात्र 100 रुपए में आप जो है इसकी सदस्यता ले सकते हैं और आप कह सकते हैं कि ये प्रचार भी है, ठीक है, ये अच्छा काम कर रहा है। लेकिन आप देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये इतनी कम उम्र में जो कह रहा है कि मेरे बाबूजी जो है सऊदी अरब में रहते थे, वहां विदेश में, मतलब एक लोअर मिडिल फैमिली का बैकग्राउंड है, लोअर मिडिल फैमिली का बैकग्राउंड। ये खुद कहता है कि मैं बैक बेंचर था अपने पढ़ाई लिखाई में, स्टूडेंट लेवल लाइफ में अच्छा नहीं था, मैं 10th के बाद थोड़ा सा ठीक ठाक हो पाया। लेकिन एक वीडियो में देख रहा था जिसमें बताया जा रहा है कि खान सर की कमाई कितनी होती है। उस वीडियो में बताया गया कि जिस तरह से इनके सब्सक्राइबर हैं और जिस तरह से इनके वीडियो चलते हैं, इनको कम से कम 12 से 15 लाख रुपए सिर्फ यूट्यूब देता है। उसके बाद ऐप से कम 2 करोड़ रुपए ऐप से कमाई। अब सोचिए, मतलब इतना पॉपुलर है कि ये जो आदमी, तो फिर क्या ये रोजगार नहीं है? इस लड़के ने, इसका जो पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है उसमें कितने लोग रोजगार पाए होंगे। अब इस दौर में क्यों? क्योंकि 4G आया। जिस रिलायंस को तुम दिन रात गाली देते हो, उसी रिलायंस के कारण आज 4G है, जिसके कारण मैं यूट्यूब शो कर पा रहा हूं, मैं मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म यदि छोड़ पाया और इसमें किसके माध्यम से यदि उतर पाया, तो उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? सिर्फ इसलिए कि 4G ने यह सुविधा दी। बहुत सारे साथी हमें बाहर से कहते हैं कि मनीष जी, हम जो है आप बाहर के देख, हमारे देश में जो है वो ये इंटरनेट बहुत महंगा है, खास करके गल्फ कंट्री के साथी कहते हैं, ये दक्षिण एशिया के साथी दक्षिण अमेरिका के साथी कहते हैं, बहुत जगह से जो एनआरआई हैं वो कहते हैं कि मनीष जी, हमारे पास जो हमारा इंटरनेट है ना वो बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी हम आपके पूरे शो को हरदम देखते हैं। अब इस चीज को देखिए, आज यदि ऐसे लोग स्थापित हो चुके हैं, ये खान गान जितने हैं ये स्थापित यदि हो चुके हैं, तो किसके कारण? रिलायंस के कारण। गाली किसे दे रहे हैं? रिलायंस को दे रहे हैं। दिन रात रिलायंस को गाली दे रहे हैं और इसी रिलायंस के 4G के कारण, मतलब इन्हीं अंबानियों के 4G के कारण तुम अपना इतना बड़ा बाजार खड़ा कर पाए हो। इसके इंटरव्यू लेकर के कई जो है यूट्यूबर्स, इसके इंटरव्यू लेकर के, सिर्फ इसका इंटरव्यू, इसके जीवनी के बारे में उसको लाखों लाख फॉलोअर्स मिला हुआ है। तो अब इस्तेमाल क्या है कि ये लगातार मोदी, ये मोटेरा का क्यों? अब मोटेरा में जो मोदी किया उसके दांव चल रहे हैं। इस पूरे खेल को यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एजेंडा में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं फिर से, जो लोग जुड़े, ये बहुत गहरी साजिश, और मुझे पता नहीं क्यों पूरा अंदाजा था कि इस खान का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। अब मैं जरा दिखाता हूं आपको, ये देखिए, कल जो है ना, कल मैंने ये पोस्ट डाला था, पोस्ट डाला था अपने यहाँ कि मोदी ने बताया है कि मोटेरा में बेचैन खैरातियों के बैठने के लिए खास व्यवस्था होगी, और ये जो है ये ठीक ठाक शेयर हुआ इस चीज को। अब इसमें मुझे एक कमेंट्स जब किसी ने किया, तो कमेंट्स के माध्यम से आप देखे होंगे, इस कमेंट्स में किसी ने टैग किया है मेरे वीडियो को रवीश कुमार को, है ना। मेरा जो पोस्ट है वो रवीश कुमार को किसी ने टैग कर दिया है। आपने देखा कि कैसे मेरे पोस्ट को रवीश कुमार को टैग किया गया, तो मैं रवीश के वाल पे चला गया, और जब मैं रवीश के वाल पे गया तो मैंने देखा इसका रोना। ये देखिए, ये अपने चैनल पे तो कल रोया ही था चिरकुट, अब इस चिरकुट को देखिए, ये रो रहा है, मोदी जी स्टेडियम बना दिए, अपने नाम पे बना दिए, और बड़ा ही तरीका, क्योंकि पता है कि भाई बाबूजी ने, सबने बनाया है इतना, नेहरू के नाम पे, इससे तो ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो अगर आपने अडानी और अंबानी को दे दिया, आप तो चिढ़ा रहे हैं, और इससे इसका मतलब है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और फिर ये आगे लिख रहा है कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को जवाब दे दिया है। सोशल मीडिया पे कई लोग भारत इंग्लैंड के मैच के स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, लंबा चुकी लिखे, चिरकुट को कितना पढ़ेंगे। लेकिन अब देखिए कि कह रहा है कि ये साधु यादव और इन सब की तुलना अडानी और अंबानियों से कर रहा। सोचिए, अरे चिरकुट, यदि तुम यूट्यूब पे आ रहे हो, इतना सब कुछ हो रहा है, तो उसी अंबानी के कारण। तो आपको जो एक आदत है, ये लेफ्टिस्टों की आदत होती है कि पूंजीपतियों को गाली दो और पॉकेट में उससे पैसा भी दे दो, मतलब उसकी दिन रात गाली भी दो और उसको इस्तेमाल भी करो। अगर किसान, ये देखिए क्या लिख रहा है कि मेरी राय में यह स्टेडियम किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। हाँ, सबसे बड़ी जीत है किसान आंदोलन की। बस ये किसानों की जीत नहीं है, नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी की जीत है। इसको भुनाना। अब मैं इससे मूल मुद्दे पर आपको यहां ला रहा हूं।
तब आपको लगेगा कि ये खान से जो शुरू करवाया है, ये दिशा रवि वाला तो हो ही गया, ये जो शुरू करवाया है खान से वो किस ढंग से है। ये जो मुहिम इसने चलाया है, इस मुहिम के बाद आपको लगेगा कि इसने ये दिशा रवि वाला जो है जमानत को कैसे, मैंने तो कल आपको ये बताया ही था। अब देखिए, ये देखिए, ये इसने 2 दिन पहले चलवाया था, अब इन खानों से चलवा रहा है। दाढ़ी नहीं, रोजगार चाहिए। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सोचिए, अबे चिरकुट तुम्हारे पास है ना। अब ये रोजगार का मुद्दा इसलिए क्योंकि हमेशा गरीबी हटाओ इस देश में आजादी के बाद से नेहरू का नारा रहा, नेहरू की बेटी का नारा रहा, नेहरू की बेटी के बेटा का नारा रहा, और उसके बाद मनमोहनी सरकार का नारा रहा। हमेशा से ये नारा रहा ही, गरीबी हटाओ, ये मुद्दा कभी नहीं हटेगा, रोजगार हटाओ कभी नहीं मिटेगा। एक फिल्म जो है 70 के दशक की, उसमें जो गाना है कि पहले जो है मुट्ठी में पैसे लेकर जाते थे, झोला में सामान लाते थे, अब झोले में पैसा लेके जाते हैं, मुट्ठी में सामान लेकर अनाज लेकर आते हैं। ये गाना 70 के दशक के किसी फिल्म की है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। सोचिए कि 70 के दशक में की ये फिल्म है जिसमें भी यही बात कही जा रही है, तो आपको समझ में आएगा कि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब देखिए कि ये क्या है, ये जो खान से जो ट्रेंड चलवाया गया है, उसमें खैराती पांडे की योजना देख लीजिए। खैराती पांडे जब फंसने लगता है तो पांडे जी क्या करते हैं, पांडे जी रोजगार पर चलाते हैं ताकि सबको अच्छा लगे। यार नहीं यार, बात तो सही कहता, रोजगार की दिक्कत तो है। अब रोजगार की दिक्कत हमेशा थी, हमेशा रहेगी। और दिक्कत तो इतनी थी कि जब हम लोग जब अपने उस दौर में थे, तो हमने देखा कि अपने पीछे के बड़े भाइयों के, साथी के, दोस्तों के बड़े भाइयों बहनों को ये स्ट्रगल करते हुए पूरी पीढ़ी एक बर्बाद हो गई कि रोजगार था ही नहीं। रेलवे में 1-2 वैकेंसी निकलती थी कई सालों में, और लोग रगड़े हुए हैं क्योंकि विकल्प नहीं था, प्राइवेट नौकरी थी नहीं, बिजनेस का वेब था नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैंने बताया कि अब ये देखिए कि ये चला रहा है कि क्या युवा सोचेंगे कि मोदी रोजगार दो ट्रेंड भी ढेर क्यों हो गया। अब ये इस चीज के लिए जब ये चलवाया, ये उसके बाद जो फेल हो गया, तो खान को भी लगवाया कि भाई चूंकि इसके फॉलोअर्स जो हैं, खान जैसे लोग क्या हैं, खान जैसे लोग वो हैं जिसको हर घर में बच्चे देखते हैं, बच्चों के पेरेंट्स देखते हैं। तभी आपने देखा होगा कि उसने क्या कहा। अब इस बात को देखेंगे कि नौजवान धर्म से के गौरव की को फर्जी समझकर, उसको पता चल रहा है खैराती पांडे को कि जाति में बांट नहीं पाया, मजहब में बांट। दिशा रवि को मामले को कैसे उलझाया, जैसे लग रहा कि इसे जमानत मिल गई तो पता नहीं ये मतलब आरोप मुक्त हो गया। और कल आपको मैंने बताया कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को इसने कैसे पेश किया। अब ये लगातार कह रहा है कि दरअसल ये 2-3 दिन पहले मोदी रोजगार 2 का ट्रेंड चलवाया था। ये कह रहा है कि वो ट्रेंड फेल हो गया। आप जानते हैं युवा